Hello guys and welcome back to my channel Gain Knowledge with Mehak. Today I am here to present you the chapter first of Political Science class 12 का पहला चैप्टर कोल्ड वॉर कि कोल्ड वॉर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या इसकी आउटकम्स थी। आज हम सब इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद दिस पहला टॉपिक होता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था। तो इन अप्रैल 1961 में यूएसएसआर के लीडर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वरीड थे। क्यों वरीड थे? कहीं यूएसए क्यूबा को इन्वेड ना कर ले और वहाँ के जो लीडर थे फेडरल क्रेस्टो उसे ओवरथ्रो ना कर ले, इसलिए यूएसएसआर के जो लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। फिर क्या होता है, निकिता क्रुश्चेव जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट होते हैं वो क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। हम वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के सब कुछ लगा देते हैं। 1962 में ये न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में पुट कर देते हैं। क्यूबा क्या है? क्यूबा एक स्मॉल आइलैंड है जो यूएसएसआर के पास है। वो पूरा आइलैंड स्मॉल, बहुत छोटा सा आइलैंड है, वहाँ वाटर ही है ज़्यादातर। लेकिन जो क्यूबा है वो यूएसएसआर को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल हेल्प देता है यूएसएसआर को। आफ्टर 3 वीक्स जब उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स पुट करी थी, उसके 3 हफ्ते बाद यूएसए को पता चला कि क्यूबा में यूएसएसआर ने हमारे लिए मिसाइल्स पुट करी है कि कहीं हम उन पे अटैक ना करते या फिर यूएसएसआर खुद हम पे अटैक तो नहीं करना चाहता। तो जॉन एफ कैनेडी जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने एडवाइजर को एडवाइस किया और बोला अगर यूएसएसआर फुल स्केल वॉर चाहता है तो हम रेडी है उसके लिए। उसने बिल्कुल अपनी सारी फोर्सेस, अपनी सारी मिलिट्री को तैयार कर लिया। कैनेडी ने अमेरिकन वॉरशिप्स को भी बोल दिया, ऑर्डर दे दिया कि तुम जाके सोवियत शिप्स को इंटरसेप्ट करो, उनको रोको। और इसी को क्या कहते हैं? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक बहुत हाई पॉइंट पे चला गया तो उसे बोला गया कोल्ड वॉर इरा। कोल्ड वॉर इरा ये था कि उसमें फाइट नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ राइवलरी हुई, दूर दूर से हुई, कोई लड़ाई नहीं था, कोई आर्म्स का यूज नहीं हुआ। अगर आर्म्स, न्यूक्लियर वेपन्स, गन्स वगैरह और दोनों तरफ लॉस हो तो उसे हॉट वॉर कहते हैं, जो कि हॉट वॉर हुआ नहीं। मैनी वॉर्स इन वेरियस रीजन हैपेंड सपोर्टिंग रीजनल अलायंस। बहुत सारे रीजन्स में वॉर हुए जो अपने अपनी रीजनल अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें लेके। कोई यूएसए को सपोर्ट कर रहा था तो वहां पे लड़ाई हो रही थी, कोई यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था तो वहां पे लड़ाई हो रही थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कोल्ड वॉर कि कोल्ड वॉर क्या था। तो हम पढ़ते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, जहां पे अलाइड फोर्सेस ने एक्सिस पावर को हरा दिया था। अलाइड फोर्सेस में आता है यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस, और एक्सिस पावर में था जर्मनी, इटली एंड जापान। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्ल्ड को शेकन कर चुका था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन वहां पे हो गया। जब ये सब हो रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ जब यूएसए ने जापान के 2 स्टेट्स हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या किया, न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दिया, तो जापान को सरेंडर करना पड़ा। धीरे धीरे करके उसने जर्मनी और इटली को भी इन्वेड कर दिया। इन्वेड करने के बाद क्या हुआ, यूएसए क्या हो गया, एक सुप्रीम पावर। यूएसए एक उभरती हुई सुप्रीम पावर की, हाँ इसके पास सब कुछ है, इसकी मिलिट्री भी नंबर 1 है, इसका इकोनॉमिकल सिचुएशन भी नंबर 1 है, तो फर्स्ट सुप्रीम पावर बन गई। इसी से क्या हुआ, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में राइवलरी पैदा हुई। यूएसए चाहता था मैं सुप्रीम पावर बनूं, यूएसएसआर चाहता था मैं सुप्रीम पावर बनूं। तो कोल्ड वॉर के खत्म होने तक यूएसए और यूएसएसआर क्या बने, 2 सुप्रीम पावर बन गए और राइवल्स बन गए एक दूसरे के। अब जब यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में पुट कर दी, अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स छोड़ भी देते, यूएसए में छोड़ देते, फिर यूएसए यूएसएसआर पे न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देता, तो होता क्या, नथिंग हैपेंड। ना ही किसी विनर का पता चलता हमें कि ये कंट्री जीती है या ये कंट्री जीती है, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जाता, मैसिव लॉस हो जाता, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी कंट्री हारी है और कौन सी जीती है। इसलिए एक दूसरा ऑप्शन बीच में आता है, लॉजिक ऑफ डिफरेंस। लॉजिक ऑफ डिफरेंस क्या होता है? लॉजिक ऑफ डिफरेंस ये होता है कि उसमें ना वॉर नहीं होता, लेकिन राइवलरी, हम दुश्मन रहेंगे एक दूसरे के, बस हम लड़ेंगे नहीं, अपने अपने देशों में, अपने अपने कंट्री में चुपचाप बैठे रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन हैं।
तो मिलिट्री फीचर्स क्या क्या थे कोल्ड वॉर के? बोथ वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल, दोनों को बहुत चीज सोच समझ के अपने जो स्टेप्स वो ले रहे थे उन्हें बहुत सोच समझ के लेने चाहिए थे। दे अंडरस्टूड द रिस्क इन फाइटिंग वॉर, उन्हें ये भी समझना चाहिए था कि अगर हम वॉर लड़ेंगे तो क्या क्या हमें रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या जरूरत हो सकती है, क्या क्या फिर हमारा लॉस होगा। उस हिसाब से जब दो सुपर पावर डिफरेंस रिलेशनशिप में आती हैं तो फाइटिंग वॉर विल बी मैसिव डिस्ट्रक्टिव। अगर अब दो कोई सुपर पावर डिफरेंस के रिलेशनशिप में है और वो फिर भी लड़ रहे हैं, फिर भी वो वॉर चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। क्योंकि लॉजिक ऑफ डिफरेंस क्या होता है, जहाँ पे वॉर नहीं होता सिर्फ क्या रहती है, दुश्मनी रहती है, राइवलरी रहती है। इसलिए उन्होंने बोला है अगर वो जब दो सुपर पावर डिफरेंस रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन वो फिर भी लड़ेंगे तो इट विल बी अ मैसिव डिस्ट्रक्शन। तो उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबली और रैशनली बिहेव करना चाहिए था जब वो कोल्ड वॉर लड़े। इमरजेंसी ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, कि कैसे दो पावर ब्लॉक्स की इमरजेंसी हुई, क्या क्या हुआ। दोनों ने अपना इन्फ्लुएंस पूरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में करना शुरू कर दिया। वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, दूसरी कंट्रीज में जाके बोल रहे थे कि हमारे पास आओ, हमारी अलायंस को ज्वाइन करो, हमें ज्वाइन करो। वर्ल्ड जो था वो पूरा जो वर्ल्ड था वो पूरा दो अलायंस सिस्टम में डिवाइड हो गया था। कि कैसे डिवाइड करते थे, कैसे वो कंट्री को अपने पास करते थे, प्रॉमिस करते थे, प्रोटेक्शन की प्रॉमिस करते थे, वेपन्स की प्रॉमिस करते थे, इकोनॉमिक एड देंगे हम, अगर तुम्हारा कोई लोकल वॉर हो रहा होगा तो उसमें सपोर्ट करेंगे। पहला डिवीजन हुआ यूरोप का, यूरोप वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, दो यूरोप में बट गया। वेस्टर्न यूरोप जो था वो यूएसए की तरफ था और ईस्टर्न यूरोप जो था वो यूएसएसआर की तरफ था। फिर क्या हुआ, वेस्टर्न अलायंस, जो वेस्टर्न अलायंस को क्या बोलते थे, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस में आया 1949 में। इसमें जो थे पूरे 12 स्टेट्स थे। 12 स्टेट्स को उन्होंने बोला कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, हम तुम्हें वेपन्स देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उन्होंने अपनी साइड में कर लिया। फिर ईस्टर्न अलायंस जो था उसका नाम था वॉर्सो पैक्ट, उन्होंने वॉर्सो पैक्ट इस्टेब्लिश किया 1955 में। और जो उनका प्रिंसिपल फंक्शन था, किसका, वॉर्सो पैक्ट का प्रिंसिपल फंक्शन था कि अगर नाटो फोर्सेस को इनकाउंटर करना, अगर नाटो फोर्सेस ने हम पे हमला किया या हमें कुछ बोला तो हम उसे कैसे इनकाउंटर करें। तो यूरोप जो था वो क्या बन गया, एरेना ऑफ कन्फ्लिक्ट बन गया। एरेना ऑफ कन्फ्लिक्ट कैसे बना कि तू मेरी साइड आ, तू मेरी साइड आ, इसलिए वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन गया। ये दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो गया और लड़ाई हो रही थी कि ईस्टर्न यूरोप में कौन जाएगा, वेस्टर्न यूरोप में कौन जाएगा। फिर जो ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न एशिया था वहां पे भी अलायंस बने, जो किसने बनाए, यूएसए ने बनाए, नाटो ने बनाए, सियाटो और सेंटो। सियाटो मतलब साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटो मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएसए ने दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में। फिर क्या होता है, सोवियत यूनियन और चाइना का ना बहुत क्लोज रिलेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशंस होते हैं। किन के साथ, कुछ रीजनल कंट्रीज के साथ, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, इराक हो गया या नॉर्थ वियतनाम हो गया, इनके साथ यूएसएस के बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं। कोल्ड वॉर जो था पूरे वर्ल्ड को उसने डरा दिया था, पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में डरा कर दो हिस्सों में बांट दिया था। जो ब्रिटेन और फ्रांस थे वो वरिड थे कहीं उनकी फ्रीडम लूज ना हो जाए। जो अभी अभी उन्होंने न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री जो अभी अभी अलाइड फोर्सेस से बाहर आए हैं, कहीं वो दोबारा अपनी फ्रीडम खो ना दे, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा डर था। फिर जो चाइना और यूएसएसआर बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप में थे, उनके बीच में क्वेरल हुआ, लड़ाई हुई। कब हुई, 1950s के लेट में और 1969 में कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेके। जो चाइना और यूएसएसआर है उनकी टेरिटरीज, जो उनकी बॉर्डर्स लाइन है वो मिलती हैं। फिर क्या हुआ, एक नई डेवलपमेंट हुई नाम की, न्यू डेवलपमेंट आया नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। जो क्या था,
वो नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज को बोल रहा था कि तुम कोई भी अलायंस को ज्वाइन ना करके नैम ज्वाइन कर लो। अगर कोई रशिया को सपोर्ट नहीं करना चाहता, कोई यूएसए को सपोर्ट नहीं करना चाहता, तो वो क्या करे, वो नैम ज्वाइन कर ले। अब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वो जबरदस्ती उन्हें डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम हमारी कंट्री में आओ, हमारे में आओ। जो नहीं आना चाहते थे उन्होंने नैम ज्वाइन कर लिया। अब क्या कह रहा है ये कि स्मॉलर स्टेट्स को वो क्यों अपनी तरफ कर रहे थे, उन्हें क्या बेनिफिट था, क्या हेल्प कर रहे थे स्मॉलर स्टेट्स उनकी। तो स्मॉलर स्टेट्स जो थे वो उन्हें रिसोर्सेज दे रहे थे, ऑयल्स दे रहे थे, मिनरल्स दे रहे थे, टेरिटरी दे रहे थे जहां पे वो अपने वेपन्स और अपने सोल्जर्स, अपने ट्रूप को लॉन्च कर सके, लोकेशन दे रहे थे जहां पे उनके जो ट्रूप्स है वो एक दूसरे के ऊपर स्पाई, नजर रख सके, एक दूसरे की ताकत झांकी कर सके। और वो उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट भी देते थे जब उनके मिलिट्री एक्सपेंसेस, यूएसए या फिर यूएसएसआर के मिलिट्री एक्सपेंसेस कम हो जाते थे, तो बहुत सारी कंट्रीज जो उनकी साइड में थी, जैसे यूएसएसआर के साइड में कोई कंट्रीज है, तो वो मिलके यूएसएसआर को क्या देंगे, मिलिट्री एक्सपेंस देंगे, वहां से सोल्जर्स और रिक्रूटमेंट होंगे, बहुत ज्यादा चीजें ऐसे होती हैं। कुछ और भी इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजिकल रीजन थे कि वो उनकी हेल्प करते थे, वो लॉयल्टी दिखाते थे हमेशा। अगर वो यूएसएसआर के साथ है तो वो उसी की तरफ लॉयल्टी दिखाएंगे, ये नहीं कि वो यूएसएसआर की तरफ है और यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं। आइडियाज ऑफ विनिंग, वो उन्हें आइडियाज ऑफ विनिंग भी देते थे, आइडियाज देते थे कि हम कैसे जीत सकते हैं, हम ये ऑपरेशन लॉन्च करें, हम ये तरीका लगाए ताकि हम जीत सके। और लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म बोलते थे वो कि किससे, सोशलिज्म और कम्युनिज्म से बेटर है लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। लिबरल डेमोक्रेसी तो जहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव हम खुद चुनते हैं, और कैपिटलिज्म वहाँ जहाँ कैपिटल, जहाँ पैसों की वो ज्यादा चलती है, जैसे यूएसए, वहाँ पे कैपिटलिज्म गवर्नमेंट है, वो बेटर है किससे, सोशलिज्म और कम्युनिज्म से। कम्युनिज्म हम सब जानते हैं, चाइना, यूएसएसआर में कम्युनिज्म है। सो ये था हमारा पार्ट 1। अब नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।